आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, गूंगों को जुबान देने वाले, बहरों को कान देने वाले, गांधी को प्राण देने वाले और भारत को संविधान देने वाले हमारे मसीहा बाबा साहब, बहुजन समाज के महानायक माननीय कांसीराम साहब, और आज इस श्रद्धांजलि सभा पुण्यतिथि कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उपाध्यक्ष महोदय खान साहब, आदरणीय हुकुम सिंह कुशवाहा जी, सम्माननीय जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी कल्याण सिंह कुशवाहा जी, नंदराम कुशवाहा जी, भाई अशोक कुशवाहा जी और सभी पार्षदगण, उपस्थित सभी साथियों, आज बड़ा एक तरह से हमारे लिए शोक का दिवस है। हम उपस्थित जरूर हुए हैं अपने महापुरुष को याद करने के लिए, लेकिन हमारे लिए शोक का दिवस है। आज के दिन हमारे बीच में हमारे लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने वाले राष्ट्रपिता महात्मा फुले नहीं। साथियों, आप लोगों की अगर इजाजत हो तो उनके जीवन पर कुछ थोड़ी बहुत बातें आप लोगों के बीच में कह सकता हूं, अगर आपके पास समय हो तो। साथियों, 11 अप्रैल 1827 महात्मा फुले का जन्म हुआ, और जन्म उस जमाने में हुआ था जहां शिक्षा के लिए हमारे समाज के लिए सारे दरवाजे बंद थे। उस जमाने में जन्म हुआ। अब चूंकि बच्चा छोटा होता है तो हर किसी की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा राजा बने, मेरा बेटा पढ़े लिखे। तो इनके पिताजी गोविंद राव थे, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना शुरू किया। और भेजना क्यों शुरू किया, उसकी भी वजह, धन्य हो अंग्रेजों का, इस देश में अंग्रेज आ गए और उन्होंने सबके लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। अंग्रेज नहीं आते तो दरवाजे नहीं खुलते, तो शिक्षा के दरवाजे खुल गए तो वो स्कूल में जाने लगे। अब जब स्कूल में जाने लगे तो जो शिक्षा के विरोधी थे, यानी हमारे वर्ग को, शूद्र समाज को शिक्षा नहीं मिलना चाहिए, वो उसके जो विरोधी थे उनको बड़ा कष्ट हुआ। बोले, गोविंद राव, तेरा लड़का स्कूल जाता है और तू इतना नहीं जानता? अरे बच्चा पढ़ेगा, अगर ज्यादा पढ़ गया तो घर से चला जाएगा, कम पढ़ेगा तो हर से चला जाएगा, और तेरी सात पीढ़ी नरक में जाएगी। पढ़ने लिखने का काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा धर्म नहीं है पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा धर्म है खेती बाड़ी करना, हमारी सेवा करना। अगर तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो तुम्हारा जो धर्म नहीं है और धर्म के विरोध में काम करोगे तो क्या होगा? नरक में जाओगे, तेरी 3 पीढ़ी नरक में जाएंगी, और यहां तक बोला कि 7 पीढ़ी नरक में जाएंगी। गोविंद राव सीधे से बच्चे को रोक लिया, नहीं बेटा हमें स्कूल नहीं जाना। छोटे बच्चे थे, रुक गए। लेकिन धन्य हो, एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति था, बगल में रहते थे, पड़ोस में, तो पड़ोसी को पता रहता है कि इनका बच्चा कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा, गोविंद राव, तेरे बेटा आजकल नहीं दिखता, ये स्कूल जाता था, आप क्यों नहीं जा रहा है? उन्होंने कहा, वो मैंने बंद कर लिया है। बोले, क्यों बंद कर लिया? बोले, इसलिए बंद कर लिया है कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो जो हमारा धर्म नहीं है, और अगर ये हमारा धर्म नहीं होगा, अगर इस काम को करेंगे तो हमारी 3 पीढ़ी नरक में जाएंगे। उस्मान से बोले, गोविंद राव, पढ़ने लिखने से आदमी नरक में जाता है क्या? किसने कहा तुमसे? अरे बोले, वो पंडित जी आए थे तो वो कह गए थे कि ऐसा ऐसा है। मैंने कहा, गोविंद राव, तुमने कभी सोचा नहीं? जरा अपने दिमाग से तो सोचते कि पंडित जी अगर ऐसा बोल के गए हैं तो पंडित जी की तो 7 पीढ़ी पढ़ी लिखी हैं, वो तो पूरी का पूरी अभी तक नरक में गए होंगे।
पढ़ने लिखने से कोई नरक में नहीं जाता। उनके भेजे का ढक्कन खुल गया और उन्होंने कहा आज के बाद लड़का फिर से पढ़ लिया। फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। जब पढ़ना शुरू कर दिया तो कुछ और लोगों को कष्ट हुआ। अरे अभी भी तुम्हारा बेटा पढ़ने के लिए जा रहा है। उनकी मंशा कुछ और थी और उन्होंने सीधा बोला, गोविंद राव, आज के जमाने में पढ़ाई लिखाई करके बच्चे बिगड़ जाते हैं और तेरा बेटा होशियार हो गया है और तेरे को इसकी चिंता नहीं है। अरे एक छोटी सी लड़की हमने देखी है, बड़ी सुघर है, शादी कर दे, पैरों में बेड़ियां डाल दो, ज्यादा नहीं भाग पाएगा। 13 साल की बच्ची, 13 साल के महात्मा फुले और 9 साल की बच्ची सावित्रीबाई फुले से शादी कर दी। सावित्रीबाई फुले से शादी कर दी। जब शादी कर दी तो बच्चे छोटे छोटे स्कूल में पढ़ के आते और घर पे सावित्रीबाई को पढ़ाते, क्योंकि छोटे थे वो खेलते थे और आते घर पे पढ़ाते। धीरे 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 पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। तो पहले तो महात्मा फुले अकेले पढ़ रहे थे, अब तो सावित्रीबाई पढ़ रही हैं। तो जिनको शिक्षा से नफरत थी उनको बड़ा भारी कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बेकार हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, पढ़ाई लिखाई तो बंद नहीं हो, पढ़ना लिखना तो जारी रहेगा। धीरे 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 आगे बढ़े और पढ़ना लिखना शुरू किया और लोगों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया। तब तो डबल अपराध हो गया, एक तो तुम पढ़ रहे हो और दूसरों को भी पढ़ा रहे हो। 1848 में पहली बार उन्होंने स्कूल खोला। इस देश में पहली बार सार्वजनिक रूप से शूद्रों को पढ़ाने के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पहला स्कूल खोला महात्मा फुले ने 1848। और जब 1848 में स्कूल खोला तो किसी ने जगह नहीं दी। लेकिन धन्य है उस्मान शेख को, मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरी जगह में स्कूल खोलो, मैं अपनी जगह तुम्हें देता हूं, तुम पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी पीढ़ियों को पढ़ाओ। साथियों, पढ़ना लिखना शुरू। जब पढ़ाई लिखाई शुरू हुई तो कुछ बच्चे लोग भी आए, बच्चियां भी आई। अब तो और गड़बड़ हो गई, बच्ची भी पढ़ रही है, मतलब महिलाएं, लड़कियां पढ़ रही हैं। और लड़कियां पढ़ाना उस समय अपराध था। शास्त्रों के अनुसार लड़की को पढ़ाना और शूद्रों को पढ़ाना अपराध था। लेकिन महात्मा फुले ने वो काम शुरू किया और सावित्रीबाई ने अपना काम शुरू किया, बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया तो सबसे जो मुख्य बात थी, उन्होंने कहा कि नहीं, अनिवार्य है, अगर बच्चा पढ़ेगा तो साथ में बच्ची भी पढ़ना। उनका साथ देने के लिए कोई आगे नहीं आया। और जब कोई आगे नहीं आया तो एक स्थिति और बनी। चर्चा होने लगी मोहल्लों में, बस्तियों में, अरे गोविंद राव की बहू और बेटा उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। अब देखो, बच्चियां पढ़ जाएंगी, मुंह उठा के घूमेंगी जैसे मैम साहब घूमती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई जगह नहीं देगा इनको स्कूल के लिए और कोई इनके साथ में नहीं जाएगा। लेकिन धन्य है बीबी फातिमा को, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलूंगी, तुम आगे आगे चलना, मैं तुम्हारे पीछे। बीबी फातिमा ने साथ दिया और पढ़ाई लिखाई से इस देश में पहली बार 1851 में स्त्रियों के लिए सार्वजनिक रूप से स्कूल खोला गया। धन्य है महात्मा फुले और धन्य है सावित्रीबाई। साथियों, स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते, और बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी
तो उनकी जीवनी में हमें एक चीज देखने को मिली कि एक साड़ी थैला में रख के ले जाती थी। जब पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग उनके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंकते थे। ये गलत काम कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई वाला जो काम कर रही हैं, ये गलत काम कर रही हैं, तो लोग उनके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंकते थे। धन्य है महापुरुष जिनका रोज अपमान होता था और फिर भी साड़ी कपड़े थैले में रखकर ले जाते थे। कीचड़ की बिगड़ जाती, गोबर की बिगड़ जाती, पत्थर भी पड़ते और स्कूल में जाके फिर कपड़े बदल करके फिर वो लोगों को पढ़ाती। और उन्हें पता था कि मेरा आज अपमान हुआ है, कल फिर अपमान होगा, और जब फिर अपमान होगा, लेकिन मैं आज भी पढ़ा रही हूं, कल भी पढ़ाऊंगी और आगे भी अपमान होगा, आगे भी पढ़ाऊंगी। पढ़ाई लिखाई बंद नहीं। साथियों, एक घटना और बताना चाहूं, बहुत जरूरी है। महात्मा फुले एक बार एक बारात में चले, उसके दोस्त की शादी हुई। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये जरूरी है आप लोगों को पता लगाना। वो बारात में चले गए तो जैसे बारात थी, विप्रों की बारात थी। अब विप्रों की बारात में महात्मा फुले, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि भाई ये महात्मा फुले हमारी बारात में कैसे? तो दूल्हा बोला कि मेरा दोस्त है, मैंने बुलाया है। तो सारे लोग बोले कि हम कोई आगे नहीं जाएंगे, यही जाए, नहीं तो हमारी बेइज्जती होगी। तय हुआ कि इसने हिम्मत कैसे कर ली, भले ही तेरा नौका दिया तो क्या है, तुझको तो बारात में नहीं आना चाहिए था, तुझको पता है कि तू शूद्र है और तू बारात में आ गया, ये कैसे संभव है? मैंने कहा साहब गलती होगी। बोले नहीं, गलती की सजा हम देना। और सारे लोगों ने बेइज्जती की। और बेइज्जती क्या की, मैं आज इस चीज को नहीं बोलूंगा। जब बेइज्जती की सारे लोगों ने, तो वहां से महात्मा फुले आए और बड़े दुखी मन से मूला मूठा नदी के किनारे मरने के लिए तैयार हो गए। मूला मूठा नदी के किनारे मरने के लिए तैयार हो गए। बेइज्जती हो गई, ज्यादा बेइज्जती हो गई। लेकिन साथियों, जब मरने को आदमी जाता है तो कुछ सोचता है, और जब सोचता है तो उन्होंने देखा कि मरने के लिए तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी उधर से चला आ रहा है जिसके गले में हांडी टंगी हुई है, वो ऐसे चला आ रहा है और पीछे झाड़ू बंधी हुई है। दूर से देखने में लग रहा था कि यार ये आ तो रहा है तो आदमी, लेकिन इसमें क्या है, जो पूंछ सी लगी हुई है, इसके गले में हांडी टंगी हुई है। और वो जरा सा नजदीक में आया तो आए तो मरने के लिए थे, लेकिन उसको देख करके उनके मुंह से हंसी निकल गई और उनने बाजू में बुला करके, पास में बुला करके उससे बोला कि भैया ये तेरा क्या स्वांग बना रखा है तूने? बोले साहब मेरे गले में ये हांडी है, मैं थूक नहीं सकता जमीन। अगर मैं थूकूंगा तो मेरे से ऊंची जाति के लोग हैं, उनका पैर अगर जमीन में लग गया जिस पे मैंने थूका है तो वो अपवित्र हो जाएंगे और मैं नरक में जाऊंगा। तो भैया तू नरक में कैसे जाएगा? बोले ऐसा लिखा है शास्त्रों में। मैंने कहा ये पूछ झाड़ू क्यों पीछे? बोले झाड़ू इसलिए है, ये जो झाड़ू है, मैं चलता हूं तो मेरे पैरों के निशान बनते हैं, और पैरों के निशान पर अगर उच्च जाति के लोगों के पैर पड़ जाएंगे तो मैं नरक में जाऊंगा, वो अपवित्र हो जाएंगे। बोले ऐसा कैसे? तो इसीलिए मैं झाड़ू पीछे बांध के चलता हूं कि पैरों के निशान मिट जाए। उन्होंने देखा कि यार मेरी तो एक दिन बेइज्जती हुई है, सब लोगों ने एक दिन मेरी बेइज्जती कर ली, और ये तो बेइज्जती को ठोकर के चल रहा है, फिर भी जिंदा है। ये सब हुआ है अज्ञानता की वजह से हुआ है। और उन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं मरूंगा नहीं, इस दुनिया से, इस इंडिया से, इस देश से अज्ञानता का अंधेरा हमेशा के लिए मिटा दूंगा और शिक्षा का उजाला आप लोगों के जीवन में लेके।
ये काम उन्होंने किया। लेकिन साथियों, महात्मा फुले की अगर बात पूरी नहीं की जाए तो मैं समझता हूं कि मैंने अपराध किया है। उनकी बात पूरी करना पड़ा। साथियों, जो शिक्षा के विरोधी लोग थे, यहां किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, बात उनकी हो रही है जो अपने अधिकारों के लिए, एकाधिकार के लिए उसका विरोध करते हैं कि किसी और को शिक्षित नहीं होना चाहिए, केवल मैं ही शिक्षित बनूं। तो क्या हुआ, 8 गांव की पंचायत इकट्ठी हुई, फैसला लिया, सभी जातियों की पंचायत बुलाई गई और फैसला लिया कि कुशवा समाज का बहिष्कार किया जाएगा। बोले कुशवा समाज का बहिष्कार क्यों? तय हुआ कि कुशवा समाज का बहिष्कार इसलिए किया जाएगा कि एक व्यक्ति कुशवा समाज का जो ये है कि अधर्म का काम कर रहा है, बहू बेटा उसके अधर का काम कर रहे हैं, इसलिए उनको सजा मिलना चाहिए। तो कुशवा समाज का बहिष्कार किया जाएगा। कुशवा समाज के बहिष्कार की बात आई तो सब कुशवा इकट्ठे खड़े हो गए। माली कुशवा, महाराष्ट्र में माली बोला जाता है, तो वो इकट्ठे खड़े हो गए। बोले साहब, 8 गांव की पंचायत में हमारा बहिष्कार क्यों हो रहा है? बोले कुशवा लोग अपने एक आदमी को रोक नहीं पा रहे हैं। बोले साहब, हमें मौका दो, हम रोकेंगे। तो बोले ठीक है, तुमको मौका दिया जाता है। बोले साहब, अगर वो अधर्म का काम कर रहा है तो उसका बहिष्कार हम करेंगे। कुशवा समाज सबसे पहले महात्मा फुले का बहिष्कार करे। और साथियों, कुशवाओं की फिर मीटिंग हुई, पंचायत हुई और कुशवाओं ने फैसला लिया कि गोविंदराव, तेरा लड़का गलत काम कर रहा है, तू उसको रोक। तो अगर रोक नहीं सकता है तो फिर फैसला लिया कि तेरा बहिष्कार किया जाता है और देश निकाला दिया जाता है। साथियों, सबसे पहले कुशवा माली समाज के लोगों ने महात्मा फुले का देश निकाला दिया और बाहर जाने का आदेश दिया। उन्होंने फैसला लिया कि मैं तुम्हारे गांव को छोड़ सकता हूं, तुम्हारे नगर को छोड़ सकता हूं, लेकिन पढ़ाई लिखाई करना बंद नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे गांव को छोड़ के चला गया। साथियों, छोड़ के चले गए और छोड़ के चले गए दूसरी जगह जाकर के उन्होंने पढ़ाने लिखाने का काम जारी रखा। 18 स्कूल खोले उन्होंने उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, रानी विक्टोरिया के जमाने में 18 स्कूल खोले। साथियों, जब पढ़ाने लिखाने का काम करते थे, रात में भी बच्चों को पढ़ाते थे। तो जो लोग शिक्षा से नफरत करते थे कि आप लोगों को शिक्षा नहीं मिलना चाहिए, उन लोगों ने फैसला लिया और 2 लोगों को उनकी हत्या करने के लिए सुपारी दी। ढोंडीबा रोड़े और ढोंडीबा कुमार, 2 व्यक्ति, ये उनकी जीवनी में लिखा हुआ, मैंने पढ़ा है, आप लोग भी पढ़े और सबको पढ़ाएं। ढोंडीबा रोड़े और ढोंडीबा कुमार दोनों ने कहा कि हम महात्मा फुले की हत्या करेंगे। तो हत्या करने के लिए जब जाते हैं तो महात्मा फुले शाम को बच्चों को पढ़ा करके रात में सोने को होते हैं और इतने में ही पहले कच्ची दीवारें होती थी तो दीवार फोड़ करके अंदर घुसता था चोर। तो दीवार फोड़ने की आवाज आ रही थी तो महात्मा फुले ने सोचा कि शायद चोर आ गए और जैसे ही वो उठने को हुए इतने में वो अंदर घुस आए। तो वो बोले कि भैया, ये तो एक मास्टर का घर है, यहां तुमको क्या मिलेगा, यहां तो कुछ भी नहीं है। और इतनी सी आवाज उनमें हुई तो सावित्री जाग गई। तो वो ढोंडीबा रोड़े और ढोंडीबा कुमार बोले कि हम चोरी करने नहीं आए, हम तुम्हारी हत्या करने के लिए आए हैं। सावित्री सन्न रह गई तो, और सावित्री जैसे कुछ बोलने को ही तो महात्मा फुले बोले, सावित्री शोर नहीं मचाना, नहीं तो बच्चे जाग जाएंगे, अभी सोए बच्चे। धन्य है ऐसे महापुरुष। सावित्री बोली कि आपको पहलवानी की शिक्षा आपने प्राप्त की है, 1 नंबर के आप पहलवान हैं, और उसके बाद भी ये आपको मारने के लिए आए हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, सावित्री ये नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए मुझे मारने के लिए आए हैं, कोई बात नहीं, मैं इनसे बात कर लेता हूं। बोले तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? बोले हमें 1,000 विक्टोरिया मिलेंगे तुम्हें मारने के। बोले विक्टोरिया मिलेंगे, कोई बात नहीं है,
तुम्हारे बच्चे स्कूल में जाते हैं क्या? पढ़ने के लिए जाते हैं? बोले नहीं जाते। तो ऐसा करना, जो मुझे मरने के बाद तुमको जो 1,000 रुपए विक्टोरिया मिलेंगे, उनसे तुम अपने बच्चों को पढ़ाना और अपने बच्चों का भविष्य बनाना। दोनों सन रह गए, हथियार डाल दिए नीचे। बोले ये आदमी, हम इसको मारने के लिए आए हैं और ये हमारे बच्चों के भले की सोच रहा है, पढ़ाने लिखाने की सोच रहा है। धन्य है ऐसा महापुरुष। और उन्होंने हथियार नीचे डाल दिए और पैरों में गिरे। धोंडीबा रोड़े और धोंडीबा कुमार दोनों ने संकल्प लिया कि अब हम आपकी हत्या नहीं करेंगे, और फैसला लिया। धोंडीबा रोड़े बोला कि मैं जीवन भर आपका बॉडीगार्ड बनकर के आपके प्राणों की रक्षा करूंगा, ये मेरा पहला कर्तव्य होगा। और धोंडीबा कुमार बोला कि मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा और तुमसे शिक्षा प्राप्त करूंगा, और जिन लोगों ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है उनके शंकराचार्य को मैं शास्त्रार्थ में हराऊंगा। साथियों, लिखा हुआ है उनकी जीवनी में, श्रृंगेरी के शंकराचार्य को धोंडीबा कुमार ने शास्त्रार्थ में हराया था। इतना विद्वान उन्होंने बनाया अपने हत्यारे। तो साथियों, ऐसे महापुरुष 1873 में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, 1873 में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। जिंदगी भर उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए और सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो उसमें क्या था कि कोई जाति नहीं होगी, तो वो समाज वो होगा जहां कोई जाति नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान अधिकार होगा, और विधवाओं की और सभी महिलाओं की बराबर की इज्जत मान सम्मान होगा, और विधवाओं की शादी होगी। जो शादी के लायक है वो विधवा स्वेच्छा से अपने शादी कर सकती है। उन्होंने इस तरह से सामाजिक सुधार के लिए कार्य किया और सत्य शोधक समाज की स्थापना की 1873 में। साथियों, तूफान आ गया पूरे पूना में। सारे समाज के लोग, शूद्र समाज के लोग इकट्ठे हो गए। और मालूम है, जब आप इकट्ठे होते हैं तो आपकी ताकत बनती है। ध्यान देना, जब आप इकट्ठे होते हैं तो आपकी ताकत बनती है, और जब ताकत बनती है तो कुछ लोगों को कष्ट होता है जो आपको इकट्ठे होने देना नहीं चाहते। उन्होंने क्या किया, 1875 में सत्य शोधक समाज का तोड़ निकालने के लिए आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। कि लोग उधर भाग रहे हैं, उधर जा रहे हैं, हम उधर नहीं जाएंगे। उन्होंने सीधा कहा कि वेदों की ओर लौटो, जो शास्त्रों में लिखा है वो सही लिखा है, उधर ही चलो। उन्होंने कहा नहीं, हमें उधर नहीं जाना है, हमें तो शिक्षा की तरफ जाना है, और जो स्कूल खोले उधर जाना है। साथियों, हंटर कमीशन 1882 में आया था। हंटर कमीशन के सामने सबसे पहले शिक्षा की बात रखी तो महात्मा फुले ने बात रखी थी। इस देश में जितने भी विद्वान पैदा हुए, जितने भी लोग पैदा हुए, किसी में हिम्मत नहीं निकली। सब लोगों की शिक्षा की अगर बात रखी तो महात्मा फुले ने रखी। साथियों, जब इतना बड़ा काम उन्होंने किया तो 1886-87 में रानी विक्टोरिया ने फैसला लिया। साथियों, रानी विक्टोरिया ने फैसला लिया, और क्या फैसला लिया कि जो काम हमारी सरकार इंडिया में नहीं कर पाई, और वो काम एक कुशवा समाज के, एक माली समाज के लड़के ने कर दिया है, ऐसे महापुरुष को मैं नमन करती हूं और उस महापुरुष को सम्मान किया जाएगा। साथियों, पूना में सार्वजनिक सम्मान करने का फैसला लिया 1886-87, और सार्वजनिक सम्मान करने का फैसला लिया तो देश में पहली घटना हुई कि किसी शूद्र समाज का रानी विक्टोरिया के द्वारा सम्मान किया गया हो, बड़ा मंच लगाया गया और महात्मा फुले को वहां बुलाया। साथियों, उस जमाने में साल और श्रीफल उनको दिया गया और उनका सम्मान किया, और जब सम्मान किया गया तो साथियों एक घटना घटी कि उस सम्मान में उनको महात्मा की उपाधि दी गई।
इस देश में जितने भी महात्मा पैदा हुए थे उस जमाने तक आज तक किसी को भी राजाओं ने, और वो भी कौन सा राज, रानी विक्टोरिया का राज, जिसके जमाने में कभी दिन अस्त नहीं होता था, इतना बड़ा राज था, उस रानी विक्टोरिया ने महात्मा फुले को महात्मा की उपाधि दी और मंच पर सम्मान किया गया था। साथियों, कुछ लोग आपका कितनी देर तक पीछा करते हैं, मैं आपको बताना चाहूं। जब उनका सम्मान हो गया तो सुबह पेपरों में निकला, क्या निकला? अब पेपर तो तुम्हारे नहीं है, पेपर छापने वाले कौन होंगे? भेजने वाले ने भेजे के साथ में भेजा है तो अपना भेजा लगाना। तो पेपरों में सुबह निकला कि भैया अब तो कलयुग आ गया है और ढेरों का सम्मान होने लगा है, अब तो कलयुग आ गया। इस तरह से अपमान किया। साथियों, ये जो अपमान हुआ है ये भी आप लोगों को याद रखना। और उसके बाद देश में प्लेग फैला। प्लेग के दौरान महात्मा फुले ने सबकी सेवा की, लेकिन आज ही के दिन 28 नवंबर 1890 को वो हमारे बीच में है। लेकिन साथियों, सत्य शोधक की कमान सावित्रीबाई फुले ने संभाली और उन्होंने कहा कि इस कारवां को जब तक मैं जिंदा रहूंगी, इस कारवां को रुकने नहीं दूंगी, इस कारवां को मैं आगे ले जाऊंगी। और उस कारवां को सावित्रीबाई फुले ने आगे ले जाने का